लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि अब जो है पार्टी उन्हीं को आगे बढ़ाएगी, उन्हीं को टिकट देगी, उन्हीं को इलेक्शन लड़ाएगी जो पार्टी के कोर आइडियोलॉजी से जो लोग जो है मुताबिकत रखते हों। अभी जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है उसमें ये समझिए कि भारत के संविधान के खुला उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि अगर इस समाज में अगर इज्जत के साथ रहना है तो ये लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। 2024 के बाद 25 भी आना है और अगर 24 में क्या होगा तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाते हैं कि अगर अख्तुल इमान जीत जाते हैं एमपी तो अमौर का सीट खाली हो जाता है, फिर वहाँ उपचुनाव होंगे। पार्टी इसको लेकर कुछ तैयारियां कर रही है कि अमौर में किन्हें खड़ा किया जाए, कुछ तरीके की बात। देखिए, आप बड़ा चेहरा आप किसको कहना चाह रहे हैं? उनको जो लोग जो है आज इस पार्टी में जा रहे हैं, कल उस पार्टी में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको एमएलए बनना है? नहीं, बल्कि हमारे लिए बड़ा चेहरा वो है जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ सकता है। और अभी अगर आवाज़ उठाने की बात आती है तो जाहिर सी बात है सिर्फ जो है एक ही नाम आता है, वो ओवैसी साहब का नाम आता है। उन्होंने जो है पूरे सरकार को, तमाम जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे अच्छे खासे 9-10th क्लास के बच्चे, 11-12th क्लास के बच्चे वो ये कहते हैं कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। अब ये बात जो है इस एहसास से कमतरी में उसको किसने डाला है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। जिन पार्टियों को अपना रहनुमाई के लिए हमने अपना मैंडेट दिया है, वो पार्टियां आज कहाँ हैं कि अब जो है हम ये कांग्रेस के, लालू जी के, नीतीश जी के इन झूठे नारों के पीछे जो है वो हम जाने वाले नहीं हैं। तमाम वंचित लोग एक सफ में आकर के मजबूती से आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये जो बहरी गोंगी, ये जो मनुवादी सरकार है, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, इन मनुवादियों के कान कान तक आवाज़ जो है नहीं पहुंच सकती है अगर हम तमाम लोग मिल करके आवाज़ बुलंद नहीं किए। और दूसरा सूत्र जो है उनका, जो दूसरा काम है वो ये कि किसी तरह से भी चाहे जो तरीका अपनाना पड़े, मुस्लिम लीडरशिप को पनपने न दिया जाए। जब तक हम अपने बाजू पे यकीन नहीं करेंगे तब तक कोई किराए का बाजू जो है हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकता है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। अभी हम मौजूद हैं कार्यालय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज में। हमारे साथ किशनगंज सीमांचल के प्रभारी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीमांचल प्रभारी जनाब तफीहुर रहमान साहब है। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे 2024 को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक मुद्दों पर जो सारी चीज़ें चल रही है उसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। हम चाहेंगे आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। सबसे पहले तफीहुर रहमान साहब, आपका खैर मकदम करते हैं हम केटीवी लाइव की। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके केटीवी लाइव देखने वाले तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आना चाहेंगे और भी 2024 में जो चुनाव उसको भी लेकर, लेकिन अभी जो हाल ही में एक घटना घटी है, 15 जून को महापंचायत होने वाला है उत्तराखंड के काशी में, और उसमें कहा जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से कि जो मुसलमान की दुकानें हैं वो खाली होना भी शुरू हो गया है कि अगर वो लोग क्षेत्र को खाली नहीं करते तो महापंचायत में कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो इन लोगों के खिलाफ होगा। एक डर का माहौल है और तमाम पार्टियां, हालांकि असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2 दिन पहले इसको लेकर सुरक्षा इंतज़ाम किस तरह से हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उन्होंने घेरा है और कहा है कि सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन तमाम पार्टियां खामोश है, जैसा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब भी बात मुसलमानों की आती है, मुसलमानों के इकोनॉमी की बात आती है, मुसलमानों की जानो माल की बात आती है, तो ये तमाम पार्टियां, चाहे तथाकथित सेकुलर पार्टियां हों या खुले आम जो मुस्लिम विरोधी पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां एक सफ़ में खड़ी मिलती हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, और या कि बीजेपी तो है ही, ये तमाम पार्टियों का जो है एक ही स्टैंड है कि मुसलमानों के इशू पे खामोश रहेंगे हम। तो उसी का नतीजा है अभी जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, उसमें ये समझिए कि भारत के संविधान के खुला उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये बहुत ही तशवीश की बात है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमने तमाम पार्टियों को हमने वोट दिया है, वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तमाम लोगों को जो है खामोश कर दिया जाता है। वो खामोश, आप चाहे जो मुस्लिम लीडर्स चाहे कांग्रेस में हों, जेडीयू में हों या किसी भी पार्टी में हों, उनको ऐसे मुद्दों पर खामोश कर दिया जाता है। इसीलिए जो मुसलमानों के जान और माल है उसको क्षति पहुंचने का जो ख़दशा है और बढ़ जाता है।
इसमें जो है आप कांग्रेस की खामोशी या जेडीयू की खामोशी या कि राजद की खामोशी जो है ये बहुत ही तशवीशजनक है कि हम लोग जो है 75 सालों से जिन पार्टियों को अपना रहनुमाई के लिए हमने अपना मैंडेट दिया है, वो पार्टियां आज कहाँ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल हमें है। मेरे ख्याल से कम्युनिटी के लीडर्स को पूछना चाहिए कि हमने जो है कभी कांग्रेस को अपना रहनुमा माना, कभी किसी राजद को माना, कभी जेडीयू को माना, लेकिन जब हमारे जानो माल की बात आती है, तहफ़्फ़ुज़ देने की बात आती है, तो ये तमाम पार्टियां जो है खामोश हो जाती हैं। तो इसमें जो है ये तमाम लोग कटघरे में हैं। और अभी अगर आवाज़ उठाने की बात आती है तो जाहिर सी बात है सिर्फ जो है एक ही नाम आता है, वो ओवैसी साहब का नाम आता है। उन्होंने जो है पूरे सरकार को, तमाम जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। हम मुबारकबाद देना चाहेंगे अपने सियासी कायद, अपने रहनुमा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो जो है इस मसले को लेकर के आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि कम्युनिटी के लोगों को के लिए ये दिस इज़ द हाई टाइम कि वो सोचें कि हम अपनी जो सियासत कर रहे हैं इतनी बड़ी आबादी की, वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये प्योरली पॉलिटिकल मामला है और इसको पॉलिटिकली ही हल किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो बीजेपी का जो काम है, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो फिर जो है इसी इलेक्शन को, आने वाले इलेक्शन को लेकर के वो चाह रही है कि किसी न किसी तरह से जो है हम कम्युनल पैशन जो है इतना भर दें कि जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे से जो है लोग हट जाएं। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जब भी चुनाव का वक्त नज़दीक होता है, तमाम वो पार्टियां चुनाव लड़ने का काम किया जाता है। उन लोगों की तरफ से उन समाज को जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, दलित समाज को लेकर प्रोग्राम किए। जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने अम्बेडकर परिचर्चा चलाया, कांग्रेस ने दलित संवाद प्रोग्राम चलाया, पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से शुरुआत किया गया है, पूरे बिहार में चलाया गया है। उसी के तर्ज पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब दलितों को पार्टी में जगह देने का काम कर रहा है। तो उन पार्टियों से आपका काम अलग कैसे है, चूँकि दलितों को आप भी तरजीह देने में अब लग गए हैं? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि ये कहना कि हम दलितों को अब तरजीह देने में लग गए हैं, ये कभी भी नहीं है। हमारे नेता जो हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, हमेशा से वंचित समाज, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनकी बात करते आए हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, चाहे वो दलित हों या मुसलमान हों या ईसाई हों या जो भी हो, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको सरकार जो है जिसको दोहरे मापदंड से देखती है, चाहे उसको एजुकेशनली उसको बैकवर्ड रखा जाने की कोशिश की जा रही हो या इकोनॉमिकली उनको पीछे करने की बात की जा रही हो, उन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारी पार्टी हमेशा से आगे रही है। इसी सिलसिले में हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, अभी बड़ी तादाद में जो है सीमांचल में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग गया है कि जब तक तमाम कमज़ोर लोग, तमाम वंचित लोग एक सफ़ में आकर के मजबूती से आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये जो बहरी गोंगी, ये जो मनुवादी सरकार है, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, इन मनुवादियों के कान तक आवाज़ जो है नहीं पहुंच सकती है अगर हम तमाम लोग मिल करके आवाज़ बुलंद नहीं किए। यही वजह है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी कमज़ोर तबकात हैं, उन तमाम लोगों का एक फेडरेशन बने और मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएं। उन्हीं की कवायद चल रही है और ये मेरे ख्याल से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और इसमें जो है तमाम लोगों को साथ देना चाहिए कि जब तक जो है कमज़ोर लोग, अब देखिए, अगर अब हिस्ट्री अगर देखें आप, चाहे आप जो ब्लैकों के साथ जो यूएसए में हुआ है ना, वो तमाम लोग जब तक मुत्तहिद नहीं हुए तब तक जो है उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। एक बात जो है इस ज़मीन में मैं और कहना चाहूँगा कि जब ब्लैकों की लड़ाई शुरू हुई यूएसए में, तो ब्लैकों की लड़ाई का जो लीडर था वो कोई गोरा नहीं था, उनका लीडर जो था ब्लैक में से ही था। चाहे वो आप माल्कम एक्स का नाम लें या जो लूथर किंग जूनियर का नाम लें, ये तमाम लोग ब्लैक थे। ये ब्लैक लोग जो है ब्लैकों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये कवायद चली कि जो सप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी लड़ाई भी वो लोग लड़ रहे हैं जो लोग सप्रेस्ड नहीं हैं, उनको आपके दर्द का पता ही नहीं है। तो हमारी जो पार्टी है, चाहे जो कवायद, जिस कवायद पे हम काम कर रहे हैं कि अगर इस समाज में अगर इज़्ज़त के साथ रहना है तो ये लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी लड़ाई किसी दूसरे को लड़ने के लिए दीजिएगा तो आप
कि इमोशंस का कभी ख्याल नहीं रखा जाएगा और नहीं आपकी ज़रूरतों को वो कभी समझ करके आपके लिए काम करेंगे। पिछले 75 साल से हम यही देखते हुए आ रहे हैं। अंधों से फूलों के रंग के बारे में हम पूछ रहे हैं, कुछ इस तरह से ही आपने कहने की कोशिश की। चूँकि सीमांचल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन प्रभारी हैं आप, तो 2024 बहुत करीब है और बहुत ज़्यादा वक्त रहा नहीं, देखते देखते ही हम वो पल हमारे सामने में आ जाएगा जब वोट का समय आएगा। तो क्या सिर्फ फोकस किशनगंज सीट को लेके किया जाएगा या सीमांचल में जो और भी अररिया है, बहुत सारे जो ज़िले आते हैं, बहुत सारे सीटें हैं जो आप जहां प्रभारी हैं, तमाम तरह और लोगों तक पार्टी को मजबूती मिले, पार्टी को कैसे जोड़ के रखेंगे, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप प्रभारी होने के नाते? हम चाहेंगे कि सवाल। बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा। आपको बता दें कि सीमांचल का मतलब बिल्कुल किशनगंज नहीं है। सीमांचल का मतलब अररिया भी है, सीमांचल का मतलब कटिहार भी है, सीमांचल का मतलब सुपौल भी है। और आपको ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अभी हमारी पार्टी जितनी तेज़ी से इन डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है उतनी तेज़ी से किशनगंज में भी काम हो रहा है। अभी हम लोग जो है किशनगंज के हर पंचायत तक हम लोग संगठन बन के जो है हमारा तैयार है। अनकरीब हम लोग जो है वहाँ पे भी पार्टी का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इतनी बड़ी तादाद में कम से कम जो है हमारे वहाँ पे 5000 कार्यकर्ता बन के तैयार हैं कि जो लोग जो है इस इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमांचल का मतलब सिर्फ किशनगंज लोकसभा है। हम लोग पूरी ताकत जो है इंशाल्लाह अररिया में भी झोंकेंगे, पूरी ताकत कटिहार में भी झोंकेंगे और भी कई जगह पे, सिर्फ सीमांचल ही में ही नहीं। अगर बिहार के दूसरे इलाकों में देखें तो आप हमारी जो पार्टी की एक्टिविटी अगर उससे आप उनको अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में, गया में, सीवान में, गोपालगंज में, तमाम जगह पे जो है पार्टी बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। चलिए, पूरे बिहार में किस तरह की तैयारियां चल रही है उस पर भी हम आना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल जो जहन से गुजर रहा था, मैं चाहूँगा कि उस पर बात किया जाए। 2019 अख्तुल इमान साहब चुनाव लड़े थे किशनगंज से और कुछ ही वोटों से वो पिछड़ गए थे, जिनमें सबसे ख़राब विधानसभा की अगर बात करें तो वो अमर और पोठिया था। इस बार अमर और पोठिया में किस तरह की तैयारी हो रही, क्या लगता है कि वो जो ख़राब 2019 में था वैसा ही रहेंगे या फिर इसमें अमर और पोठिया में कुछ बढ़ोतरी होगी? नहीं, मुझे लगता है कि आप ज़रा सा इसमें जो है अपना फैक्ट्स को ज़रा सा करेक्ट कीजिए। अमूर में हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब नहीं था। अमूर में जो है हम लोग 52,000 वोट लेके आए थे। हम लोग पिछड़ गए थे बायसी में और ठाकुरगंज में। और हम लोग जो है अपनी कमी को, हमें अंदाज़ा है कि हम अपनी कमी को कैसे ठीक करें। और अभी पार्टी का पूरा ध्यान जो है इन्हीं विधानसभाओं में पूरी ताकत लगा दी है हमने। हम पंचायत से लेकर के हम लोग वार्ड तक जा कर के पहुँच रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हम वार्ड को भी डिवाइड करके जो है हम अपने लोगों को वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ जो है पार्टी का पैगाम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन चीज़ों का ख़दशा हम लोगों ने पहले किया था कि देखिए कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान में आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, किसी को प्राइम मिनिस्टर हराने की लड़ाई जो है पिछले 75 साल से हम लड़ चुके हैं और उससे जो है हमको फ़ायदा कुछ भी नहीं मिला है। ये पैगाम जो है लोग अब समझ रहे हैं कि पूरे बिहार में जबकि कांग्रेस अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई, एक नकारा आदमी को हम लोगों ने बना करके भेज दिया यहाँ से और वो नकारा आदमी जो है आज तक कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है अब पूरी आवाम का जो एक जो मोमेंटम है वो जो है ये समझ रही है कि अब की बार जब इलेक्शन होगा तो हम ऐसे कांग्रेस के जो कारनामे हैं उन कारनामों को देख करके जो है हम उनके साथ जो है कभी दोबारा नहीं जाएंगे। तो ये लोगों का जो है एक प्यार और लोगों का जो रुझान है वो जो है हम लोगों के लिए काफ़ी एनर्जी का काम कर रहा है और यही वजह है कि जोग दर जोग जो है लोग पार्टी में बिल्कुल वार्ड लेवल पे जो है जुड़ते जा रहे हैं और जिसका नतीजा जो है आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह अगले साल। 2024 के बाद 25 भी आना है और अगर 24 में क्या होगा तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाते हैं कि अगर अख्तुल इमान जीत जाते हैं एमपी तो अमौर का सीट खाली हो जाता है, फिर वहाँ उपचुनाव होंगे। पार्टी इसको लेकर कुछ तैयारियाँ कर रही है कि अमौर में किन्हें खड़ा किया जाए, किस तरीके की बात? देखिए, अमौर में जो है हमारी सेकंड लाइन जो है जो हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में जो है वहाँ पे तैयार हुई है। अमौर में पिछले दिनों जो है ऐसा लग रहा था
कि शायद जो है जलील मस्तान साहब जो कांग्रेस का एक टिकट लेकर के बैठते हैं, वहाँ से जो है कोई उनको हिला नहीं पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी पश्चिमी बेल्ट से लीजिए या पूर्वी बेल्ट से लीजिए, काफ़ी नौजवान हमारे ऐसे सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हुई है। मुझे लगता है कि जिनको हम लोग जो है वहाँ पे, अगर अख्तर ईमान साहब इंशाल्लाह जब जीतेंगे तो हम लोग वहाँ पे किसी को जो है पार्टी के टिकट देंगे और इंशाल्लाह उसको जिताने का काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं तारीख भूल रहा हूँ, मगर पूरे विपक्षी दलों का मीटिंग होने वाला है पटना की सरजमीन पर, और उसमें और तारीख 23 जून को पटना की सरजमीन पर तमाम तर विपक्षी पार्टियों का मीटिंग होने वाला है और मिशन है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और कहना कि मजलिस भी इसी मुहिम को लेकर चल रहा है कि अगर तुलना करें भाजपा और कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बेहतर होगा ही, लेकिन उस विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में मजलिस को न्योता नहीं दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो है, जो बिहार में ख़ास करके अगर देखें तो उनका जो है दो सूत्री प्रोग्राम है। एक सूत्र तो ये है कि हम किसी तरह से जो है सत्ता तक पहुँचें, जो हम मुबारकबाद देते हैं कि उस सत्ता के लिए जो है, सत्ता परिवर्तन में जो है हमारा जो भी योगदान होगा हम उसको करेंगे। और दूसरा सूत्र जो है उनका, जो दूसरा काम है वो ये कि किसी तरह से भी, चाहे जो तरीका अपनाना पड़े, मुस्लिम लीडरशिप को पनपने न दिया जाए। ये पूरी कोशिश है। और पूरे बिहार के मुसलमानों को मुबारकबाद दीजिए कि पूरे बिहार के मुसलमान और वंचित समाज के लोग इस बात को, और ख़ास करके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो ये बात समझ चुके हैं कि अब जो है हम ये कांग्रेस के, लालू जी के, नीतीश जी के इन झूठे नारों के पीछे जो है वो हम जाने वाले नहीं हैं। हम जो है हमने जो है पिछले बार क्या, हमने बीजेपी को नहीं हराया है, हमने कोचार भवन में बीजेपी को नहीं हराया, हमने बहादुरगंज में बीजेपी को नहीं हराया, हमने पोठिया में हमने बीजेपी को नहीं हराया था। क्या हमने अमोर में बीजेपी को नहीं हराया, हमने बायसी में बीजेपी को नहीं हराया। जब हम बीजेपी को हराने की में हमारे अंदर दम है तो हम खुद हराएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पूरी कम्युनिटी को एक बात बहुत ध्यान से गौर करने की ज़रूरत है हम लोगों को, वो ये कि हमको अपने बाजू पे जब तक यकीन नहीं होगा, हम किराए के बाजू लेकर के जो है जंग नहीं लड़ सकते। हमको अपने नौजवानों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर भी बेपनाह सलाहियत है, तुम भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तुम भी इस देश के जो रूलिंग क्लास है उसमें तुम शामिल हो सकते हो। बदनसीबी से जो जिस तरह से कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ है, पूरे नौजवानों को एहसास कमतरी के दलदल में फंसा दिया गया है। वो ये समझते हैं, आपको जानते हैं, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, मतलब कि हमारे नौजवान में से अच्छे खासे 9-10th क्लास के बच्चे, 11-12th क्लास के बच्चे, वो ये कहते हैं कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। अब ये बात जो है, इस एहसास कमतरी में उसको किसने डाला है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हम अपने नौजवानों को, हम अपने कम्युनिटी लीडर्स को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे लोग यकीन भी करने लगे हैं कि जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपने बाजू पे यकीन नहीं करेंगे, तब तक कोई किराए का बाजू जो है हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकता है। ये हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नौजवानों का जो जोश और जो खरोश जो है अपनी लीडरशिप और अपनी क़यादत को लेकर के है कि भाई हम भी इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, हम भी इस मुल्क में जो है उसी इज़्ज़त और उसी शान के साथ रहना चाहते हैं जिस तरह से दूसरे लोग रहते हैं। हमारा भी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क को बनाने में उतना ही है जितना कि दूसरे लोगों का है। तो फिर जो है ये क्या वजह है कि हम इस गलतफहमी में रहें कि हमारी परेशानी का हल कोई दूसरा करेगा। चलिए, एक अच्छी जो बात आपने कही कि हमें अपनी बाजुओं की ताकत पर गुमान करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी हालात सही करना है तो कोई दूसरा आकर नहीं कर सकता है। एक बात जो आपने अभी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, अगर साल भर पहले की बात करूं तो मुझे भी ये लगता था और मैं भी इसे मान चुका था, लेकिन जब थोड़ा सा चीज़ों को मैंने पढ़ने लगा और फिर जानने लगा तो मैंने कहा ऐसा कोई बात है नहीं। ये बहुत पॉइंटेड बात कि मैं कहूँगा इस पर थोड़ा आप और भी चर्चा करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कि कोई भी पार्टी आगे बढ़ता है उसमें कुछ चेहरों की भी ज़रूरत होती है। पार्टी अपनी जगह है। असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो बार बार किशनगंज नहीं आ सकते हैं, बिहार नहीं आ सकते हैं। अख्तर ईमान साहब एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके लेवल के या उससे थोड़े जो नीचे तबके के जो बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे और लोग हैं, अगर उन्हें
जोड़ने की कोशिश की जाती पार्टी में तो शायद बिहार में पार्टी, सीमांचल पार्टी को मजबूती मिलता। क्या बड़े चेहरे एमआईएम से जोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर पार्टी की तरफ से उन्हें जोड़ा नहीं जाता है कि कोई हमसे बड़ा चेहरा या हमसे बराबरी के लोग इसमें नहीं जुड़े, नहीं तो कहीं फिर पार्टी को दूसरी ओर बढ़ जाए? मैं चाहूँगा कि इस पर बात। ये बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं कहूँगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ते की तरफ जो है आपने निशानदेही की है। देखिए, पार्टी ने ये तय किया है कि हम पार्टी में किसी चेहरे को बड़ा और किसी चेहरे को छोटा नहीं मानेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा वही है जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को मानता हो। पिछले दिनों हमसे गलती हुई, या ये कहिए कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी जब कहीं पे नए तरीके से काम शुरू करती है तो उनकी मजबूरी भी होती है कि आप जो है हर किसी को अपना दरवाज़ा खोल देते हैं, सब किसी को आने देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि अब जो है पार्टी उन्हीं को आगे बढ़ाएगी, उन्हीं को टिकट देगी, उन्हीं को इलेक्शन लड़ाएगी जो पार्टी के कोर आइडियोलॉजी से जो लोग जो है मुताबिकत रखते हों, जो लोग इब्नुल वक्त हैं, जो लोग इसलिए पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या कि हमको जो है इलेक्शन का टिकट मिले, तो ऐसे लोगों को जो है चोट खाए लोगों को पत्थर से भी डर लगना नहीं। मैं वही सही बात है कि जब आप जो है एक मर्तबा आपका मुंह जल जाए तो आपको जो है जाहिर सी बात है छाछ भी आप फूक फूक के पीते हैं। तो ये जो है बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक कोई भी पार्टी में नज़रियाती तौर पर आइडियोलॉजिकली जब तक कोई नहीं जुड़ता है, कोई आदमी अब आप समझिए ना कि हमारे एमएलए, ज़्यादातर एमएलएस को पता नहीं होता है कि वो एमएलए किस लिए चुने गए हैं। कोई एमएलए जो है अपने काले धन को बचाने के लिए लड़ना चाहता है एमएलए का इलेक्शन, तो कोई अपने शहर में, अपने गांव में एक ज़रा सा मतलब कि समझते ना कि प्रोटोकॉल में हम ज़रा सा बादशाह वाली फीलिंग लेंगे, इसलिए लड़ना चाहता है। जबकि एमएलए का काम बिल्कुल ही अलग है। एमएलए का काम जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हिस्सा लेना है, एक्टिवली रोल प्ले करना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नौजवानों को तराशा जाए। आप देखेंगे कि जिन लोगों को जो है पार्टी की जिम्मेदारी दी जा रही है, राइट, वो जो है बिल्कुल अननोन चेहरा थे ना, लेकिन जो ही पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया तो वो नोन हो गए। आप बड़ा चेहरा आप किसको कहना चाह रहे हैं? उनको जो लोग जो है आज इस पार्टी में जा रहे हैं, कल उस पार्टी में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको एमएलए बनना है? नहीं, बल्कि हमारे लिए बड़ा चेहरा वो है जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ सकता है, जो इन आइडियोलॉजी को लेकर के अवाम के बीच जा सकता है और अवाम को समझाने की कोशिश कर सकता है। हमारे लिए वो चेहरा बड़ा है। बातें काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आखिर में एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि अख्तुल इमान 2024 में चुनाव लड़ेंगे, ये बात 100% सही है। एक शब्द अगर हम बोलना चाहें कि एक वाक्य में अपनी बात को आप रखें कि अख्तुल इमान के जीतने से यहाँ की अवाम को, यहाँ की जनता को क्या फ़ायदा? अगर एक जुमला हम बोलेंगे, सिर्फ एक जुमले में बात रखें, तो कौन सी बात आप रखना चाहेंगे? किसी कौम के लिए मौत है अगर उस कम्युनिटी का लीडर उस कम्युनिटी से नहीं हो। अख्तरुल ईमान जिस कम्युनिटी को लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो उस कम्युनिटी के दर्द को जानते हैं, और कांग्रेस के यहाँ के जो एमएलए और एमपी हैं वो अपना नेता उनको बनाना चाहते हैं जो यहाँ के लोगों का दर्द नहीं जानते हैं। न तेजस्वी हमारा दर्द जानते हैं, न नीतीश साहब जानते हैं, और न ही राहुल जी जानते हैं। जब भी तेजस्वी प्रसाद का नाम याद आता है तो मुझे एक सवाल जहन में, हालांकि आपसे ये सवाल करना बेतुका होगा, लेकिन फिर भी हम पूछ ही लेना चाहेंगे कि सीमांचल आयोग का वादा किया गया था, बार बार किया गया था, लेकिन ये सवाल तो आपसे हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बात यह है कि कम से कम ये हुआ कि हमारे प्रेशर से उनकी ज़बान में सीमांचल आयोग तो आया है। अगर आपको हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि अभी तो उनकी ज़बान पे आया है, अगले लोकसभा और विधानसभा के बाद जब हमारी ताकत का अंदाज़ा होगा उनको, तो उनको करना पड़ेगा। प्रशासनिक अगर स्तर की बात करें तो हमारे सीमांचल में दिन ब दिन हालत ख़राब होते जा रहा है। टेरागाज का मामला आपने देखा कि एक महिला जो कि यूपी से आती है और उनके साथ कुछ दिनों तक उन्हें बंधक बना करके, उनके बयान के मुताबिक हमारे चैनल में भी है कि उनके साथ जो संवैधानिक पद पर एक दरोगा है उनके साथ जिस तरह की हरकतें आपने देखा, हमने देखा। बहादुरगंज का मामला है, एक चौकीदार को थप्पड़ मारा जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार हत्याएँ हो रही है, लगातार बलात्कार हो रहा है, आगजनी की जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पोठिया का जो घटना है, एक माँ और 2 बेटी जला दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था सीमांचल की कहाँ चली गई है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ सीमांचल का मसला नहीं है, ये पूरे बिहार का मसला है। एक्चुअली नीतीश जी जो है, ये कहने को तो डेमोक्रेसी में है हम,
लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली ब्यूरोक्रेट्स का राज है। और ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो है कोई ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीतीश जी पूरी तरह से जो है ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए से पूरा रूल कर रहे हैं और वो बादशाह बने हुए बैठे हुए हैं और वो बादशाह के ये छोटे छोटे तानाशाह यहाँ पे बैठा दिए गए हैं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ज़ीरो है, इसीलिए ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये नीतीश कुमार सरकार की पूरी तरह से फेलियोर की तरफ हमको इशारा करती है। इसके लिए जो है अवाम को उठना पड़ेगा और अवाम को जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करानी पड़ेगी इनकी। जब तक हम सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कराते हैं तब तक जो है इस तरह की घटनाओं को रोक पाना मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। नीतीश जी ने जिस तरह से इस पूरे ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से खुली छूट दे रखी है इन्होंने कि वो जो भी करें, जिस तरह से भी करें। अभी आपने जिस दारोगा के बारे में कहा था कि साहब उनको एक जो है गांव के एक गरीब एक छोटे पद पे आसीन जो है एक हवलदार को जो है एक चौकीदार को मार के कान में खून निकाल दिया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होने की वजह से है। अगर सरकार में ट्रांसपेरेंसी होती और अकाउंटेबिलिटी होती तो अब तक जो है उस पुलिस ऑफिसर को जेल में होना चाहिए था। हर पार्टी का जो एक जिला अध्यक्ष का पद होता है काफ़ी बड़ा पद होता है और तमाम तरह पार्टियों को हमने नोटिस किया है कि सीमांचल में जो पार्टियां राजनीति करती हैं वहाँ उनके जिला अध्यक्ष एक्टिव रहते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिला अध्यक्ष है बहुत उनकी जो संलिप्तता है पार्टी को लेकर हमने जो नोटिस किया है बहुत कम दिख रहा है। क्या वजह है? नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो है सही नोटिस नहीं किया है इसको। हमारे ज़िला अध्यक्ष बहुत ही एक्टिव हैं और एक अच्छी बात जो हमने की है वो ये कि पार्टी में जो पोजीशन है उस जो पावर कहिए, जो जिम्मेदारी कहिए, उसको डिसेंट्रलाइज किया है। ऐसा नहीं है कि ज़िला अध्यक्ष ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि संगठन प्रभारी ही सब कुछ है। हमने जो है तमाम चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया है। आपने अभी हम लोग जो है जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वहाँ पे भी उसको भी पूरा मौका दे रहे हैं कि वहाँ से भी हमारी लीडरशिप उभर के आए। हम लोग हर ब्लॉक में जो है हम संगठन प्रभारी बना रहे हैं ताकि वहाँ पे भी एक लीडरशिप हमारी उभरे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जब बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिला अध्यक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतिम में क्या मैसेज देना चाहेंगे सीमांचल की युवाओं से, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, युवाओं से हमारा यही अनुरोध है कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफ़र पैदा। अगर आप सफ़र में निकल गए हैं तो आप सामने पड़े पत्थरों की परवाह मत कीजिए, आपके जोश जो है उनको तोड़ के रास्ता बना देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तफहीमुर रहमान साहब जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीमांचल के संगठन प्रभारी है। इनका कहना है कि संगठन मजबूत हो रहा है और 2024 के लिए तैयार है। वक्त आने दीजिए, उसके बाद इनके जो दावे हैं, इनके जो वादे हैं कितने प्रतिशत सही है इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल आपसे हम कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते रहें और हमारी खबरों को एक दूसरे से शेयर करना तो आप उसी भी नहीं भूलते हैं। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया।